तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बाद हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ओके, देखो अब तक बहुत सारी थ्योरीज आई, डोबेरेनर का आया, न्यूलैंड का ऑक्टेव आया, फिर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया। सबने एटॉमिक मास को बेसिक प्रॉपर्टी माना था या एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं वो माना था, और पूरे पीरियोडिक टेबल या सारे एलिमेंट उसी के ऊपर अरेंज थे। ओके, अब पहली बार एक अलग चीज बताई, जो बताई हेनरी मोस्ले ने। उन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर होता है बेसिक प्रॉपर्टी। ओके, इन्होंने क्या बोला, देखो इसके लिए तुमको एक चीज छोटी सी मालूम होनी चाहिए। जैसे कि एक एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ओके, एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, जबकि बाहर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, जबकि बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको बोला जाता है एटॉमिक मास, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोला जाता है एटॉमिक नंबर, जो रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। ओके, फिर से एक बार देखो, जब भी तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर हो या कोई भी एटम हो, मान लो हम यहाँ पे लेंगे ये, अब ये चीज बेसिकली तो मालूम होगी सबको, लेकिन फिर भी ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है मान लो। ओके, अब इस एटम के अंदर यहाँ पे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि यहाँ पे घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो दो चीजें होती है जब भी एलिमेंट लिखा जाता है एक्स, यहाँ पे लिखते हैं जेड, यहाँ पे लिखते हैं ए। ये जेड क्या होता है? इट इज अ एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं वो। ए क्या होता है? मास नंबर, और वो क्या होता है? वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये है प्रोटॉन, ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इन दोनों चीजों को तुमको यहाँ पे स्टडी करना है। ओके, अब देखो, जितने भी तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर हैं, जितने भी तुम्हारे पास एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनके उनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर। तो अब तक क्या माना गया था? अब तक ये माना गया था कि मास नंबर या एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ये तुम्हारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। डोबेरेनर ने भी वही बोला, न्यूलैंड ने भी वही बोला, मेंडेलीव ने भी वही बोला, इवन उसके पहले लोदर मेयर था, उसने भी वही बोला था। लेकिन मोस्ले पहली बार आया, हेनरी मोस्ले, और उसने पहली बार बताया कि नहीं, एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, और सारे एलिमेंट्स जो है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग तुम स्टडी कर सकते हो या अरेंज कर सकते हो इन पीरियोडिक टेबल। तो ये कैसे? तो देखो क्या बोला। इन 1913 हेनरी मोस्ले showed that the atomic number, which is symbolized as Z, is an element is a more fundamental property than the atomic mass. उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, तुमने जो बोला वो ठीक था कि एटॉमिक मास भी एक प्रॉपर्टी, लेकिन उन्होंने बोला कि एटॉमिक नंबर, ओके, एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से ज्यादा इंपॉर्टेंट या फंडामेंटल अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो कौन सी है? एटॉमिक नंबर। ये उन्होंने बोला था। ओके, उसके बाद मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वाज मॉडिफाइड एंड एटॉमिक नंबर वाज अडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलो। तो अब ये दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। देखो क्या बोलता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड होती है, और दीज आर द फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ओके, जैसा यहां पे हमने अब तक क्या पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, लेकिन इसने बोला मोस्टली ने कि ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टीज आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड नॉट द मास।
एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये तुमको मालूम है, ये 9th में तुमने पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है या न्यूट्रल एटम हो तो इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड है और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़। लेकिन बेसिक अगर तुमको लॉ पूछा गया, एग्जाम में पूछा मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है, तो वो है प्रॉपर्टीज आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, तो प्रॉपर्टीज आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ओके, उसके बाद तो देखो, लेट अस रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही चीज जो हमने ऑलरेडी पढ़ी, इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एंड दिस नंबर इंक्रीजेस बाय 1 on going from one element to the next element when arranged in order of increasing atomic number lead us the classification known as the modern periodic table। मतलब जब तुम इन एलिमेंट्स को अरेंज करोगे कैसे कि उनके एटॉमिक नंबर में, तो तुमको एक सीक्वेंस मिलेगा जिसको तुम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में यूज कर सकते हो। ओके, तो क्या बोला उन्होंने कि एक एक एलिमेंट अगर तुम बढ़ाते जाओगे एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ेंगे, और फिर तुमको जब तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज करोगे तो लीड अस टू द क्लासिफिकेशन नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो द प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कुड बी मेड फ्रॉम मोर प्रिसिशन, ओके, when elements were arranged on the basis of increasing atomic number। मतलब ज्यादा करेक्टली तुम ये कर सकते हो कब, अगर तुम एलिमेंट्स को अरेंज करो उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ना के एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। ओके, तो इस तरह से ये एक बेसिक आइडिया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब एक्टिविटी में दिया हुआ है कि हाउ वेयर द पोजीशन ऑफ द कोबाल्ट एंड निकेल रिजॉल्व्ड इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाउ वेयर द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स various element decided in the modern periodic table। It is possible to have an element with atomic number 1.5 placed between hydrogen and helium, and where do you think would hydrogen be placed in the modern periodic table। तो ये सारी चीजें हमको देखनी है, उसके लिए हमको सबसे पहले मालूम होना चाहिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ओके, और उसका स्ट्रक्चर। ओके, तो देखो, एज वी कैन सी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक केयर ऑफ 3 limitations of Mendeleev's periodic table। The anomalous position of hydrogen can be discussed after we see that what are the basis on which the position of element in the modern periodic table depends, then position of element, ये सारी चीजें हैं। पहले हम स्ट्रक्चर देख लेंगे। देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप and 7 horizontal rows called as a period। Okay, let us see what decides the placing of an element in certain group and period। अब देखो, you will find that these elements contain the same number of valence electrons। Similarly, we have find that the element present in any one group have the same number of valence electron। Okay, अब ये सारा समझने के लिए हमको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा बताना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उतना आसान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये बताया हुआ है एक वीडियो में। ओके, अगर आपको किसी को ज़रूरत है तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो, जिसमें मैंने पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत डिटेल में बताया हुआ है। फिर भी यहाँ पे भी हम ट्राई करेंगे, क्योंकि उसके सिवा हम आगे नहीं जा सकते। देखो, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। इस पीरियोडिक टेबल में ये जो वर्टिकल कॉलम्स है इनको बोला जाता है ग्रुप। तो कितने ग्रुप है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। और जबकि ये हॉरिजॉन्टल रोज जो है उनको पीरियड बोला जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसमें 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। ओके, अब ये इन दोनों के बारे में, तो ये दोनों एक्चुअली है इसी में से। तो ये ग्रुप को यहाँ से निकाल के ये पीरियड, पूरा पीरियड इस जगह पे था, जबकि ये पूरा यहाँ पे था। तो ये यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, ये यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। ये क्यों रखा वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, बट बेसिक ये चीज़ें तुमको मालूम होनी चाहिए। ओके, अब ये सारा समझने के लिए तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना पड़ेगा, और उसके ऊपर ही पूरा पीरियोडिक टेबल डिपेंड है, जैसा मैंने अभी बात की। तो अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से पढ़ लो तो ये चीज़ें तुमको बहुत आसान लगेंगी और तुम उसको स्टडी कर सकते हो। ओके, अब जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में देखेंगे तब कुछ चीज़ें हमको यहाँ पे कंपलसरी मालूम होनी चाहिए। ओके, जैसा हमने ग्रुप और पीरियड के बारे में बात करी, अब उसके आगे
तो देखो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये पीरियोडिक टेबल है। ओके, तो इस पीरियोडिक टेबल में जब हम देखें तो ये वर्टिकल जो लाइंस होती है इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 1, ये हो गया ग्रुप नंबर 2, ये हो गया ग्रुप नंबर 3, यहाँ से लेके यहाँ तक होते हैं 12, फिर यहाँ पे 13 और यहाँ से यहाँ तक होते हैं 18। तो इस तरह से 18 ग्रुप है। जबकि ये जो पीरियड्स होते हैं ये पीरियड होते हैं 1 to 7। ओके, इतने यहाँ पे पीरियड्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो जब भी तुम किसी एलिमेंट के बारे में पढ़ोगे तो एक चीज हमको मालूम होनी चाहिए कि उसकी पोजीशन कहाँ है पीरियोडिक टेबल में। लेकिन अब सवाल आया कि पोजीशन होगी कहाँ पे। तो पहले तो हम ये देख लेंगे कि वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं इनको हम ग्रुप बोलते हैं। तो कितने ग्रुप है टोटल? ग्रुप्स होते हैं 18, पीरियड्स होते हैं 7। अब कई बच्चे ये 7 और ये 2 इनको काउंट करते हैं, एक्चुअली ये यहाँ से आए। एक्चुअली ये जो ग्रुप है ये यहाँ का है, जबकि ये जो है ये यहाँ का। तो ये पूरा का पूरा यहीं पे आ जाता है। इनको एक्टिनाइड बोलते हैं, इनको लैंथिनाइड बोलते हैं। ये जो ग्रुप होते हैं कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। देखो पीरियड नंबर 1 जो है, पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट है काउंट करो, 1 and 2, तो 2 ही एलिमेंट्स है। तो पीरियड नंबर 1 में सिर्फ 2 एलिमेंट है, इसलिए इसको शॉर्टेस्ट पीरियड बोला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है। जबकि ग्रुप नंबर 2 और 3 में अगर तुम देखो तो 1 2 3 3 4 5 6 7 8, तो 8 एलिमेंट है, इसलिए इनको शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। ओके, उसके बाद ग्रुप नंबर 4 और 5 देखो, 1 2 ये बीच के 10 और यहाँ के 6, मतलब 18 एलिमेंट है, तो इनको लॉन्ग पीरियड बोला जाता है। जबकि ये जो 6th पीरियड है इसे लॉन्गेस्ट पीरियड बोला जाता है। लॉन्गेस्ट पीरियड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर अगर तुम काउंट करो तो 32 एलिमेंट्स होते हैं। ओके, और लास्ट का जो पीरियड है 100 के बाद वाली ये जो एलिमेंट है ये अभी भी अनसर्टन है इसके बारे में। 100 के बाद वाले एलिमेंट के बारे में श्योरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट पीरियड बोला जाता है। इनकम्प्लीट पीरियड बोला जाता है। ओके, तो लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा ऐसा पूछा जाए तो वो 6th पीरियड होता है। ओके, ये तो होगा पीरियड के बारे में। अब हम ग्रुप के बारे में देखेंगे। तो पहला ग्रुप जो है, इस ग्रुप का एक स्पेशल नाम है, वो है अल्कली मेटल। इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। जबकि ग्रुप नंबर 2 जो है इसका नाम होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, वैसे ही यहाँ पे बाकी के जो ग्रुप है इनमें से 17th ग्रुप का नाम एक फेमस है जिसको बोला जाता है हैलोजन। व्हाट इज मीन बाय हैलोजन? हैलो का मतलब होता है एसिड, तो ऐसी चीज जो एसिड या साल्ट बनाती है इसको हैलोजन बोला जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ हैलोजन। ओके, और 18th ग्रुप जो है ये तो फेमस है, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस। ओके, तो ये बेसिक चीजें आपको पीरियोडिक टेबल की मालूम चाहिए। और जो पीरियोडिक टेबल में है ये जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 1 and 2। ओके, तो मैं इसको दिखाता हूं। ये जो पूरा पार्ट है यहां से लेके यहां तक का, इसके अलावा ये जो पूरा पार्ट है यहां से लेके यहां तक का, इसके अलावा ये जो पूरा पार्ट है यहां से लेके यहां तक, और ये भी पार्ट जो पर्पल कलर से दिखाया हुआ है ये। तो ये जो पूरा पोर्शन है, मैं इसको शेड अगर कर दूं, ये पूरा, तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल का पार्ट जो है वो मेटल है। जबकि बचा हुआ जो पार्ट है वो नॉन मेटल या हो सकता है। ओके, तो वो क्या है एक बार समझ लो। देखो पीरियोडिक टेबल में जितनी भी चीजें दी हुई है उन सब चीजों को अगर तुम मिला लो तो ग्रुप, ये जो 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 and 2, तो ये ग्रुप जो है, इसको मैं रिमूव करता हूं फिर हम यहां पे लिख सकते। अब देखो ये ग्रुप नंबर 1 और 2 जो है, ओके, ये 2 ग्रुप, ये पूरे यहां से यहां तक, उसके बाद ये पूरा और ये पूरे। ओके, ये पूरा, तो ये जो पूरा पार्ट है इसको हम मेटल बोलते हैं। अब मेटल क्यों बोलते हैं उसका रीजन इलेक्ट्रॉनिक, मतलब वो सारा हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि मेटल क्यों है, इसका मेटेलिक नेचर क्या है वगैरह। लेकिन यहां पे ध्यान रखो ग्रुप नंबर 1 और 2, उसके बाद ग्रुप नंबर 3 to 12, ओके, ये कंप्लीटली मेटल होते हैं। जबकि यहाँ पे आप देखो ग्रुप नंबर 13 से, इसमें मेटल भी है और बाकी के भी है। मेटल तो है लेकिन थोड़ा सा कैरेक्टर आ जाता है नॉन मेटेलिक। जबकि इधर वाले जो है ये ग्रीन कलर शेडेड पोर्शन ये नॉन मेटल्स है और ये इनर्ट गैसेस है। और ये जो येलो है इसको जिगजैग लाइन बोलते हैं। ये क्या है, सेमी मेटल है, ना मेटल है ना नॉन मेटल है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, इवन ये जो है ये भी ग्रुप 3rd में आते हैं एक्चुअल, इसलिए मैंने इसको नहीं करा। तो ये भी ओके, तो इन सबको हमको यहाँ पे पढ़ना है। अब देखो एक चीज
मालूम होनी चाहिए कि पीरियोडिक टेबल जो है, अगर पूछा गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर डिपेंड है, तो हम ये बोलते हैं कि सॉरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो हम जनरली ऐसा बोलते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिपेंडेंट ऑन द एटॉमिक नंबर। लेकिन हमको ये मालूम है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्चुअल देखा जाए तो। ओके, लेकिन ये भी हमने पढ़ा हुआ है, अब ये 9th का पॉइंट है, तुमको आइडिया होगा इसके बारे में कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब एलिमेंट को अगर उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखा जाए तो देखो, अगर कोई एलिमेंट है, मान लो मैं सोडियम लिखता हूं यहाँ पे, एटॉमिक नंबर है 11, मास नंबर है 23, एटॉमिक नंबर तो इसके ऊपर डिपेंड है। ओके, देन एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 11 क्या है, प्रोटॉन है। ओके, लेकिन ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब इसके ऊपर जीरो चार्ज है तो हम क्या बोलते हैं, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। और ये भी हमने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में कि तुम प्रोटॉन को कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब प्रोटॉन, बट इलेक्ट्रॉन को तुम इजीली शिफ्ट कर सकते हो या तुम अरेंज कर सकते हो। प्रोटॉन तो एक ही जगह पे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में होते हैं, ये भी तुमने पढ़ा हुआ है। तो ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, बोर्स थ्योरी में ये पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज किए जाते हैं या अरेंज होते हैं। ओके, ये तो तुमने पढ़ा हुआ है। तो अब यही जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन या उसको हम अरेंजमेंट बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे हम, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स एंड सबशेल अराउंड द न्यूक्लियस, इसे हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। मतलब हम बोलने को एक लाइन में ये बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन एटॉमिक नंबर मतलब क्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये चीज तुमको सबसे पहले समझनी पड़ेगी। अब इसमें जब तुम ये पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन जो, जैसा हमने अभी इसमें देखा पिछली स्लाइड में, कि देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, इसके अंदर एक्चुअल ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है, इस तरह से शेल्स होती जाएंगी। ओके, तो ये शेल जो होती है, इन्हीं शेल को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ ऑर्बिट। ओके, तो देखो, जो शेल्स होती है ये बताई हुई है कि शेल एक, या उसको हम दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात शेल होती है। ओके, लेकिन हम जनरली नाम देते वक्त हम सिर्फ चार को ही नाम देते हैं, के, यल, यम, यन। ओके, उसके बाद हर शेल, शेल मतलब क्या होती है, इट इज फिक्स्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। अब देखो, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में, ये वीडियो हम लाइन टू लाइन देख रहे हैं, तो इसमें ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अदरवाइज इस पे बहुत वीडियो मैंने बनाए हुए हैं ऑलरेडी, तो तुम वो देख सकते हो। तो देखो, हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए एक फार्मूला दिया हुआ है, वो फार्मूला है 2n²। ये नंबर होता है यन। ओके, ये जो नंबर है ना, ये यन है, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 2। दूसरे इसमें कितने होंगे, 2 × 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब कितने होंगे, 8। उसके बाद तीसरे में कितने होंगे, 18। फोर्थ में कितने होंगे, 32। ओके, फिफ्थ में कितने होंगे, 50। सिक्स्थ में कितने होंगे, 72। ओके, और सेवन्थ में कितने होंगे, 49 मतलब 98। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर सकते हो, लेकिन हमको इतने ही काम में आएंगे 10th क्लास में। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गई शेल। अब हर शेल में सब शेल होती है, जैसा ये शेल है और उसके अंदर सब शेल भी होगी। ओके, तो पहली शेल में एक सब शेल होगी यस, दूसरी शेल में दो सब शेल होंगी यस और पी, तीसरी शेल में तीन होंगी यस, पी, डी, जबकि फोर्थ में चार होंगी एस, पी, डी और एफ। ओके, तो पहली शेल में एक ही है, दूसरे में दो है, तीसरे में तीन है, और फोर्थ में कितनी है, चार शेल्स है। ओके, अब देखो इसमें कितनी शेल्स है, चार शेल है। ओके, अब देखो, यस शेल किसी की रहे उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यस दो, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन। पी किसी का भी रहे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके, 6। डी किसी का भी रहे उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और एफ किसी का भी रहे उसमें 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और अगर टोटल तुम करो तो पहली शेल में बराबर दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में दो और 6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरे में यहाँ पे 2 और 6 और 10 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और फोर्थ में तुम अगर टोटल करो तो ये नंबर आएगा तुम्हारा 32। ओके, ये अगर टोटल करो तो ये नंबर तुम्हारा आने वाला है 32। तो इस तरह से तुम इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर सकते हो। तो अब ये तो ठीक है कि तुम शेल में भर सकते हो या सब शेल में भर सकते हो, लेकिन एक्चुअली किस तरह से भरने हैं, तो उसके लिए उन्होंने कुछ ये दिया हुआ है। क्या है वो,
देखो जनरली तो किसी भी शेल में किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब तुम डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो तुमको एक तो पहले वो भरने पड़ेंगे फर्स्ट शेल में, फिर तुम्हारा नंबर आएगा सेकंड शेल का, फिर थर्ड शेल, फिर फोर्थ शेल। लेकिन बाद में ये पता चला कि इसके अंदर सब शेल है, इसके अंदर दो सब शेल है, यस और पी। इसके अंदर यस, पी और डी है, जबकि इसके अंदर फिर चार है, यस, पी, डी एंड एफ। मतलब इतनी सारी शेल्स है। तो अब सवाल आया इलेक्ट्रॉन भरने किस में। ओके, सीधा तुम 1 2 3 में भर सकते हो, या मतलब जैसा हमने बात की कि 1 में भी यस होता है, 2 में भी यस है, 2 में पी है, 3 में यस है, 3 में पी है, 3 में डी है, 4 में यस है, 4 में पी है, 4 में डी है, 4 में एफ है, 5 में भी वैसे ही है। ओके, तो अब इलेक्ट्रॉन भरने किस में। तो अब इसके लिए रूल्स है, लेकिन तुमको सिर्फ याद रखना है अब्बू प्रिंसिपल। अब्बू प्रिंसिपल क्या बोलता है, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरो, फिर उसके बाद इसमें भरो, फिर उसके बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s। ये सीक्वेंस है। तुम ऐसा 7s तक, 7s, 7p, 7d, 7f तक बना सकते हो, और आखिर में उसको तुम एग्जाम में लिख सकते हो इसके अकॉर्डिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भरना है। तो मतलब तुम्हारा सीक्वेंस क्या होगा, 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। ये कुछ लिखे मैंने, सारे नहीं लिखे। अब देखो 1s के बाद 2s ओके, 2s के बाद 2p ओके, 2p के बाद 3s ओके, 3p ओके, 3p के बाद एक्चुअल आना चाहिए था 3d, बट आया कौन, 4s। मतलब यहाँ पे चेंज हुआ। अब इसको रीजन है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो रीजन तुमको अभी नहीं पढ़ना है, वो रीजन तुमको हायर क्लासेस में। तो अभी के लिए तुम सिर्फ यही ध्यान में रखो। तो इसके अकॉर्डिंग हमको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। एक चीज और ध्यान में रखो, यस किसी का भी रहने दो, फिर वो 1s का हो, यस किसी का भी रहे, इसके अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, कम हो सकता है बट ज्यादा से ज्यादा दो। पी किसी का भी रहे, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। डी किसी का भी रहे, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एफ किसी का भी रहे, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ओके, तो इस तरह से तुमको इलेक्ट्रॉन का फिलअप देखना है, या इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिलअप होते हैं वो पढ़ना है। ओके, अब इसके बाद फिर तुम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। मान लो हाइड्रोजन है, सब नहीं लिखता मैं, हाइड्रोजन है, ओके, फिर हीलियम है, लिथियम है, ओके, फिर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ओके, उसके बाद फ्लोरीन के बाद हम लिखेंगे नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ओके, मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इससे हमको बहुत सारी चीज़ें ये करनी है, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम। ओके, अब देखो हर एक का एटॉमिक नंबर हमको मालूम है, मैंने सारे नहीं लिखे। एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो कैसे भरोगे, देखो अपना दिमाग नहीं लगाना है, अब्बू प्रिंसिपल से जाना है। पहले किस में भरो, 1s में। अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s में भर दो, 1s1। हेलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 1s2। लिथियम में कितने होते हैं, 3, तो 1s2, 2s1। कार्बन 1s2, 2s2, 2p2। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 6 है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, तो 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। फ्लोरीन 9, 1s2, 2s2, 2p5। वैसे ही सोडियम, सॉरी नियॉन, एटॉमिक नंबर 10 होता है, सोडियम का 11, इसका 12, 13, 14, 15, 16, 17। 1s2, 2s2, 2p6। सोडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। मैग्नीशियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s। एल्यूमिनियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। सिलिकॉन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। ओके, अब देखो इस ये मैं पूरा डिटेल क्यों लिख रहा हूँ, किसके हम इससे हम वैलेंसी निकालना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, ब्लॉक निकालना, यस पीडीएफ कौन सा ब्लॉक है, ये सारी चीजें हम इसमें से करेंगे, इसलिए मैं ये प्रॉपर लिख रहा हूँ पूरा। फॉस्फोरस 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। सल्फर
1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना आएगा 4। ओके, क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ओके, उसके बाद आर्गॉन। अब आर्गॉन तक कुछ टेंशन नहीं है, आर्गॉन तक हम सीधा लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसके बाद आता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब क्या? एक्चुअली देखो, तुमने पहले फर्स्ट शेल भरी 1 वाली, फिर तुमने 2s 2p भरा, फिर 3s 3p भरा, तो 3p अभी खत्म नहीं हुआ, मतलब थर्ड शेल खत्म नहीं हुई, क्योंकि थर्ड में spd 3 ऑर्बिटल है। ओके, तो अब ये 3 ऑर्बिटल भरने से पहले 4 आ जाता है। तो वो क्यों आता है? वो अबू प्रिंसिपल की वजह से आता है। तो तुमको ये सिर्फ याद रखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ पे आ जाता है 3d की जगह आता है 4s1। वैसे ही कैल्शियम में भी वही है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। इसका मतलब यहाँ पे देखो तुम, ये जो हमने यहाँ पे जो हमने पढ़ा कि फर्स्ट शेल में यस होता है, दूसरे में यस और पी है, तीसरे में एस पी डी है, तो ये डी भरे बिना ही हम आगे चले जाते। क्यों आगे गए? क्योंकि अब वो प्रिंसिपल ने बोला था कि 1s के बाद 2s भरो, 2s के बाद 2p भरो, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, उसके बाद 4s भरो और फिर 3d भरो। अब इसका रीजन है कि n प्लस यल रूल आता वहां पे, तो वो रूल अभी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, बट तुमको ये मालूम होना कि इस तरह से 4s भरा जाता है। ओके, तो अब इसमें तुमको एक चीज और देखनी पड़ेगी। वो चीज क्या है? तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चला। अब हमने जो शेल और सब शेल के बारे में पढ़ा था, एक डेफिनेशन अगर चाहिए तो शेल की डेफिनेशन क्या होती है? हमने भी बोला द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। जबकि सब शेल क्या होती है? इट इज अ 3D स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस होती है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब हम डायग्रामेटिकली अगर उसको देखना चाहे, स्कीमेटिकली, इसको ऐसा दिखा सकते हैं। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये पक्का रास्ता है, पाथ। ओके, लेकिन अपना जो ये रहता, ओके, हम इसको यहाँ पे दिखाएंगे कहीं। तो देखो, ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है, मान लो ये शेल है, ये पहली शेल है इस तरह से। और अब इस शेल के अंदर, शेल मतलब पक्का रास्ता है, लेकिन इस शेल के अंदर एक 3 डायमेंशनल स्पेस होती है इस तरह से, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, तो उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। शेल के अंदर मतलब ऐसा है, रोड के अंदर सब रोड है, ऐसा कुछ। तो ओके, तो इस तरह से। तो अब देखो, अब इससे हमको क्या क्या पता चलता है? तो इससे हमको कई सारी चीजें पता चलती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। पहली चीज तो हमको पता चलता है एलिमेंट का ब्लॉक क्या होता है। अब ब्लॉक क्या होता है? देखो, ब्लॉक मतलब एलिमेंट 4 ब्लॉक्स में डिवाइड होते हैं। यस, क्या होता है एसपीडीएफ एलिमेंट? देखो एक बार तो, यस ब्लॉक एलिमेंट मतलब दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और एंटर इन अ यस सब शेल ऑफ एनी शेल। ओके, यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखेंगे व्हाट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। ये ब्लॉक्स पढ़ रहे हैं हम। एस ब्लॉक एलिमेंट आर दोज इन विच last in that element in which last electron present in s subshell of any shell of any। जबकि p मतलब क्या? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन वही in p subshell of any shell। व्हाट इज मीन बाय एनी शेल? एनी शेल का मतलब है यस, यस में होना चाहिए। फिर वो यस 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। डी ब्लॉक मतलब क्या? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होना चाहिए? इन डी सबशेल, डी सबशेल में होना चाहिए। जबकि एफ में क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एफ सबशेल, एफ सबशेल में होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आता है। अब देखो, हाइड्रोजन अगर हम यहां पे देखें तो इलेक्ट्रॉन देखो, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, किस में आ रहा है? यस में। मतलब ये क्या हुआ? एस ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? यस सब शेल में। शेल नहीं लिखनी हमको, 1 रहे 2 रहे कुछ भी रहे, और इलेक्ट्रॉन 1 रहे 2 रहे वो भी नहीं देखना है। ओके, तो ये भी क्या हुआ? एस ब्लॉक एलिमेंट। इसमें भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? यस में। मतलब ये भी क्या हुआ? एस ब्लॉक एलिमेंट। इसमें भी इलेक्ट्रॉन किस में है? सॉरी, इसमें पी में है। शेल बोला नहीं है, सब शेल बोला है, ध्यान में रखो। तो ये पी में है, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पी में है, कितने भी रहने दो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पी में है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पी में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यस में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यस में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पी में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पी में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
पी में है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पी में है, यहाँ पे भी पी में है, तो सारे पी ब्लॉक हो गए। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पी में है तो ये भी पी ब्लॉक हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यस में है तो यस ब्लॉक हुआ, यहाँ पे भी यस में है तो यस ब्लॉक हुआ। इस तरह से तुम ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के बाद हमको, अब यहाँ पे यस और पी के मिले, डी और एफ का नहीं मिला, तो उसके लिए एग्जाम्पल हमको देखने पड़ेंगे। तो देखो उसका एग्जाम्पल हम लेंगे। एक एलिमेंट लिखता हूं मैं, टिटेनियम। ओके, अब टिटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, ओके, टिटेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 22। अगर तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो तो आएगा 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 3d। देखो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 2 22। ओके, 22। मतलब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? डी सब शेल में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब कौन सा ब्लॉक आया? डी ब्लॉक। ओके, वैसे ही मैं और एक एग्जांपल लिखता हूं। जैसा अगर तुम लैंथेनाइट सीरीज पढ़ो तो वहां पे एक एलिमेंट आता है जिसको हम सेरेनियम बोलते हैं। ओके, सीई, पीरियोडिक टेबल में ये है एलिमेंट सीई, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम लिखना चालू करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक, अब ये अबू प्रिंसिपल अगर आपको याद होगा तो ये आप इजीली लिख सकते हो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, यहां तक तो सेम आएगा क्योंकि 3d10 है आपके पास। ओके, इसके बाद अब बदलने लगेंगे, मतलब आगे की शेल। तो आगे आएगा 4p6, 5s2, उसके बाद आएगा 4d10, उसके बाद आएगा 5p6, और उसके बाद आएगा तुम्हारा 5p के बाद आता है 5d1, उसके बाद आएगा 4 नहीं, इसके बाद आएगा 6s। ओके, 5p6 के बाद आएगा 5d1। ओके, 5d1 के बाद आएगा 6s2, और उसके बाद आएगा 4f1। अब देखो यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? एफ में, तो ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट हो गया? एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, अब ये हुए, इस तरह से हम ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन अब हमको कई सारी चीजें यहां पे समझनी पड़ेंगी, जिसमें तुम क्या करते हो, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना चालू करते हो। अब एलिमेंट को हमको देखना है कि कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आ सकता है, और वो देखने के लिए हम ओके यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का तुम इस तरह से ब्लॉक निकाल सकते हो। ओके, अब इससे और एक चीज हमको पता चलती है। वो क्या पता चलती है? कि पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स की पोजीशन कहां पे होती है। अब देखो पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल अपना, तो ये और ये दोनों जो है ये एस ब्लॉक है। ओके, ये दोनों जो है वो क्या है? एस ब्लॉक है। जबकि आगे अगर हम देखें, ओके, ये दो है तुम्हारे क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट। यहां से यहां तक का कोई भी एलिमेंट ले लो वो पी ब्लॉक एलिमेंट आएगा। यहां से यहां तक का कोई भी एलिमेंट ले लो वो डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा। जबकि ये नीचे जो है, ये जो नीचे वाले है, ये दो, ये आएंगे एफ ब्लॉक में। ओके, तो किसी भी एलिमेंट को लेके उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो पोजीशन अगर पूछी जाए एस ब्लॉक कहां पे होते हैं, तो ये है तुम्हारी राइट हैंड साइड, ये है LHS। तो हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पी ब्लॉक प्रेजेंट ऑन एक्सट्रीम RHS ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर ग्रुप और पीरियड पूछे जाए, ये ग्रुप नंबर 1 और 2 में होते हैं, और पीरियड तो सारे ही है, 1 2 3 4 5 6 7। जबकि ये जो है पी ब्लॉक वाले ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक है, पीरियड सारे ही है 7 के साथ। ओके, और अगर तुमको पूछा गया एफ ब्लॉक कहां पे प्रेजेंट है, तो एफ ब्लॉक आर प्रेजेंट, हाँ, डी ब्लॉक की पोजीशन क्या है? इन बिटवीन यस एंड पी। डी ब्लॉक कहां पे प्रेजेंट है? सॉरी, एफ ब्लॉक कहां पे प्रेजेंट है? एफ ब्लॉक आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल के नीचे रहते हैं। लेकिन अगर ग्रुप और पीरियड में पोजीशन पूछी जाए तो ये तुमको बोला था, एक्चुअल यहां से निकाल के इसको यहां पे रखा गया है, यहां से इसको उठाया और यहां पे रखा। इसको तुम देखो, इसका पीरियड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है? थर्ड ग्रुप। मतलब लैंथेनाइट का ग्रुप जो रहता है वो थर्ड रहता है, जबकि पीरियड जो है यहाँ पे देखो सिक्स्थ पीरियड पीरियड जो है वो इसका क्या है? सिक्स्थ पीरियड। जबकि एक्टिनाइट को अगर देखा जाए तो ग्रुप तो थर्ड ही है एक्टिनाइट का, लेकिन एक्टिनाइट का पीरियड जो है वो 7th पीरियड है। ओके, तो ये तुमको पूछ सकते हैं। सो आई होप यहां तक की चीज समझ में आई होगी। फिर अब देखो, ये तो हो गए एस और पी ब्लॉक और वगैरह चीजें। ओके, अब हम एक और चीज देखना चाहेंगे यहाँ पे, कि तुम किसी का ग्रुप कैसे निकाल सकते हो। अगर निकालना है मान लो, तो ग्रुप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए तुमको उसका ब्लॉक मालूम होना चाहिए। अगर एलिमेंट यस ब्लॉक का रहा, ओके,
तो किस तरह से उसका ग्रुप फाइंड आउट करना है। अगर एलिमेंट यस ब्लॉक का है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब तुमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं मालूम, ओके वेट, पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे यहाँ पे। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे सवाल है व्हाट इज मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम धीरे धीरे वैलेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सवाल आया व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, किसी भी शेल की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, एक। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, एक। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो। यहां पे गलत हो जाता हर बार, बहुत सारे बच्चे यही करते हैं क्योंकि उनको लगता है ये शेल है। फिर से ध्यान दो, ये सेकंड जो है 2 नंबर, ये शेल का नंबर है, ये भी शेल का नंबर है, यस और पी सब शेल है। मतलब यहां पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये 2 नहीं है, बल्कि यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये है 4, क्योंकि ये और ये दोनों इसमें आ जाएंगे। यहां पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। यहां पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। यहां पे कितने होंगे, 7। ओके, वैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुमको यहां पे भी निकालने हैं। ओके, तो ओके, अब इसमें भी तुम देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमको। और नॉर्मली एक चीज ध्यान में रखो, 20 तक के ही हम ये करते हैं, 20 के बाद ये नहीं करते क्योंकि वो वेरिएबल वैलेंस दिखाते हैं, वो अलग बात है, वो देखेंगे बाद। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, 2 और 6 कितने हैं, 8। इसमें कितने हैं, 1। इसमें कितने हैं, 2। इसमें 2 और 1 3। इसमें 4। इसमें 5। इसमें 6 और इसमें 7। जबकि इसमें देखे, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2। मतलब हमको हर एक इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चल गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। फिर से एक बार, शेल में, सब शेल में नहीं। ओके, जैसा इसमें एक ही शेल है तो वही सब शेल आउटर मोस्ट थी, इसमें भी एक ही थी तो वो आउटर मोस्ट, इसमें ये आउटर मोस्ट है, इसमें ये पूरा आउटर मोस्ट है, इसमें ये आउटर मोस्ट, इसमें ये आउटर मोस्ट, इसमें ये आउटर मोस्ट। ओके, इसमें ये आउटर मोस्ट, इसमें ये आउटर मोस्ट, यहाँ पे ये, 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 और यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, इस तरह से आउटर मोस्ट शेल। तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अब अगली चीज होती है वैलेंसी। व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी। तो देखो, वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे लिखेंगे हम पहले वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ ड्यूप्लेट और, ओके, व्हाट इज वैलेंसी, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ ड्यूप्लेट और ऑक्टेट। ओके, इसका मतलब क्या है, देखो, मान लो कोई भी एलिमेंट है, जैसा एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 5, ये एलिमेंट साइज में इतने छोटे होते हैं कि इनको इनकी वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, जबकि बाद वाले एलिमेंट्स 6 से आगे ऑनवर्ड्स, इन एलिमेंट्स को वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते। ओके, तो ऐसे एलिमेंट जिनको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट, जबकि ऐसे एलिमेंट जिनको सिर्फ 2 चाहिए इनको हम बोलते हैं ड्यूप्लेट। मतलब मान लो एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं लिथियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,1, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ओके, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बन जाएगा Li+, जिसके ऊपर वैलेंसी होती है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है मतलब 3, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल बन गया। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 1 लूज किया, तो उसकी वैलेंसी हो गई 1। ओके, तो इस तरह से, तो इसको बोलते हैं वैलेंसी। अब ये सारी चीजें वैलेंसी वगैरह ये फिर से लोअर क्लास में है। ओके, ऑलरेडी मैंने वीडियो इसके ऊपर बनाए हुए हैं, तुमको चाहिए तो वो देख लो, फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर चीज। अब देखो यहाँ पे इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1। ओके, तो फिर इसकी वैलेंसी कितनी होगी, अगर तुम वैलेंसी निकालना चाहते हो इसकी, तो इसकी वैलेंसी बदल जाएगी, और वो वैलेंसी क्या होगी। अब देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो हर बार करेक्ट नहीं होता, ये हर बार बदल सकता है या चेंज होता है। ओके, अब देखो इसके पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये ड्यूप्लेट के लिए जाएगा। मैंने बोला था 6 से पहले वाले सारे एलिमेंट ड्यूप्लेट के लिए जाएंगे। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक लूज करेगा या गेन करेगा, तो लूज करे या गेन करे, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। इसके पास 2 है, तो ये ना लूज करेगा ना गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0।
इसके पास भी एक है तो ये लूज करेगा, वैलेंसी हो गई एक। इसके पास चार है तो ये क्या करेगा, चार लूज या गेन करना चाहेगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई चार। अब यहाँ पे पांच है, अब देखो इसके पास पांच है तो ऑक्टेट के लिए ये क्या करेगा, ऑक्टेट के लिए इसको, इसके पास दो रास्ते, एक तो पांच इलेक्ट्रॉन मतलब तीन इलेक्ट्रॉन गेन करे या पांच इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो आसान क्या है, पांच इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है कि तीन इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, तीन इलेक्ट्रॉन गेन करना, इसलिए ये क्या करेगा, तीन इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वैलेंसी हो गई तीन। ऑक्सीजन के पास छह है तो छह लूज करेगा या दो गेन करेगा, दो, तो वैलेंसी हो गई दो। इसके पास सात है तो सात लूज करेगा या गेन करेगा एक, तो वैलेंसी हो गई एक। ओके, उसके बाद इसके पास आठ है तो ना लेने की देने की जरूरत है, तो वैलेंसी हो गई जीरो। इसके पास एक है तो सात लेगा या एक देगा तो वैलेंसी हो गई एक। इसके पास दो है तो दो देगा तो वैलेंसी हो गई दो। इसके पास तीन है तो तीन देगा, क्योंकि पांच लेने से तीन देना आसान है। इसके पास चार है, ये दोनों काम कर सकता है, लेकिन चार दे या चार ले, नंबर तो चार ही रहने वाला है, तो वैलेंसी हो गई चार। यहाँ पे है पांच तो वैलेंसी हो गई तीन। क्यों, क्योंकि पांच देने से अच्छा है तीन ले। इसकी वैलेंसी हो गई दो, इसकी वैलेंसी हो गई एक। उसके बाद इसके पास आठ है तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई जीरो। इसके पास एक है तो एक लूज करेगा तो वैलेंसी हो गई एक। इसके दो है तो दो। मतलब देखो पीरियोडिक टेबल में जब हम वैलेंसीज देखते हैं तो देखो वैलेंसी जीरो है, एक है, दो है, तीन है, चार है, फिर जीरो है, एक, दो, तीन, चार। मतलब पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी, हाईएस्ट वैलेंसी जो है वो होती है चार, लोएस्ट वैलेंसी जो है वो होती है जीरो। ओके, मतलब अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें, जनरल जनरल पीरियोडिक टेबल इस तरह का है, मान लो ये तो वैलेंसी क्या हो जाती है, इधर से उधर जाते वक्त पहले होगी वैलेंसी एक, दो, तीन, चार, फिर कम हो जाएगी तीन, दो, एक, जीरो। मतलब पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट वैलेंसी होती है चार, लीस्ट वैलेंसी या लोएस्ट वैलेंसी होती है जीरो। वैलेंसी कभी भी प्लस या माइनस नहीं होती, ये भी चीज ध्यान में रखो। वैलेंसी मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है, तो इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे एक चीज, अब हम ट्रेंड को ही कर रहे हैं, ट्रेंड सीधा, क्योंकि यहाँ पे आ गया है पॉइंट तो हम कवर कर लेंगे। तो देखो पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या होता है वैलेंसी का, जब तुम लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो वैलेंसी फर्स्ट गोज ऑन इंक्रीज फ्रॉम वन टू टू, टू टू थ्री, थ्री टू फोर, एंड देन गोज ऑन डिक्रीज फ्रॉम फोर टू थ्री, थ्री टू टू, टू टू वन, वन टू जीरो। पहले वैलेंसी बढ़ते जाएगी फिर वैलेंसी कम होती जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड इन वैलेंसी अलोंग द पीरियड। ओके, जबकि अलोंग द ग्रुप अगर देखा जाए तो सारे एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसा हमारे पास एग्जांपल भी हम देखेंगे, यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, यहाँ पे लिथियम, यहाँ पे है सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम, हमारे पास चारों एलिमेंट है, हम चारों की वैलेंसी देखेंगे। आप देखो, आप ये देखो, हाइड्रोजन वैलेंसी कितनी है, एक। लिथियम वैलेंसी कितनी है, एक। देन सोडियम वैलेंसी कितनी है, एक। और पोटेशियम वैलेंसी कितनी है, एक। मतलब किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी अगर वो एक ग्रुप में है तो वैलेंसी सेम रहती। तो पहले ग्रुप की वैलेंसी हमेशा होती है एक, दूसरे ग्रुप की वैलेंसी हमेशा होती है दो। उसके बाद यहाँ पे जो 13th ग्रुप है, 13th ग्रुप की वैलेंसी होती है तीन, 14th ग्रुप की वैलेंसी होती है चार, फिर कम होती जाएगी। 15th ग्रुप की, इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे 13, 14, 15, 15 ग्रुप की वैलेंसी होती है तीन, 16 ग्रुप की वैलेंसी होती है दो, 17th ग्रुप की वैलेंसी होती है एक, जबकि 18th ग्रुप की वैलेंसी होती है जीरो। 18th ग्रुप की वैलेंसी होती है जीरो। मतलब ये सारी चीजें वैलेंसी के बारे में तुमको मालूम होनी चाहिए। मतलब हम क्या बोलेंगे, पीरियड में वैलेंसी चेंज होती है लेकिन ग्रुप में वैलेंसी चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसी वजह से। जैसे एग्जांपल के लिए और एक देखेंगे हम, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे सल्फर होता है। अब देखो वैलेंसी, आप ऑक्सीजन और सल्फर दोनों की वैलेंसी दो है, तो यहाँ पे देख लो, ये देखो यहाँ पे है सल्फर, कहाँ है ये, कितनी है वैलेंसी, दो। और अगर ऑक्सीजन देखो आप तो यहाँ पे है ऑक्सीजन, तो वैलेंसी कितनी है ऑक्सीजन की, यहाँ पे भी दो। मतलब वैलेंसी चेंज नहीं होती। नाइट्रोजन की तीन, फास्फोरस की भी तीन है यहाँ पे। ओके, इस तरह से ग्रुप में वैलेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। तो एक ट्रेंड हमने यहाँ पे पढ़ लिया ऑलरेडी। अब जो हम बात कर रहे थे कि ग्रुप कैसे फाइंड आउट करना, अगर कोई एलिमेंट यस ब्लॉक है, पहले तो तुमको ब्लॉक मालूम होना चाहिए। अगर एलिमेंट यस ब्लॉक है तो उसका ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बस खत्म। अगर यस ब्लॉक है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने उतनी उसका ग्रुप का नंबर होगा। जैसा एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे पोटेशियम है, यस ब्लॉक है, वैलेंसी कितनी है, एक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, एक, तो ग्रुप नंबर एक में आता है पोटेशियम। देखो आप कैल्शियम
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो ग्रुप नंबर 2 में आता है। ओके, जबकि ये एस ब्लॉक के लिए हुआ। अगर वो एलिमेंट पी ब्लॉक हो तो पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल टू होता है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस आपको पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए उसमें 10 ऐड करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब देखो एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लेंगे हम। एल्यूमिनियम देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कहाँ गया ये 3, इसमें अगर 10 मिला दो तो क्या आता है 13। अब एल्यूमिनियम तुम देखो पीरियोडिक टेबल में 13वें ग्रुप में आता है। कोई भी पी ब्लॉक ले लो, सिलिकॉन 4 है तो इसमें 10 ऐड करो तो 4 और 10 कितने हो गए 14, तो इसका पीरियड नंबर ग्रुप नंबर अगर देखो आप तो 14 आता है। ओके, इस तरह से तुम कर सकते हो। अब ग्रुप फाइंड आउट करना, पीरियड फाइंड आउट करना तुमको नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा आया। ओके, तो हमने उसको डिस्कस किया। ओके, अगर डी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक में क्या होगा, डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2 होता है। ओके, तो जैसा यहाँ पे हमने इसका करा था, किसका, अभी टिटेनियम का किया। कहाँ पे है, ये देखो टिटेनियम। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2 मतलब 4, और अगर तुम देखो पीरियोडिक टेबल में तो टिटेनियम तुम्हारा 4th इसमें आएगा। ओके, यहाँ पे तुम देख सकते हो टिटेनियम 4th में आता है। यहाँ पे देखो टिटेनियम कहाँ पे है, ये रहा टिटेनियम, तो देखो 4th इसमें है। ओके, तो इस तरह से तुम उसको स्टडी कर सकते। इज इट ओके? अब तुम्हारा जो ये हो गया, ये फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे एलिमेंट के टाइप होते हैं, जैसा एसपीडीएफ देखा हमने, वैसे और कुछ टाइप है एलिमेंट के। एक टाइप होता है एलिमेंट का जिसको बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट, व्हाट इज मीन बाय नॉर्मल एलिमेंट? नॉर्मल एलिमेंट मतलब वो जिन एलिमेंट्स में लास्ट शेल, या हम बोलेंगे ओनली वन लास्ट शेल इज इनकम्प्लीट। व्हाट इट मीन्स, देखो जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और इसमें आते हैं सारे के सारे यस और पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, अब एग्जांपल फिर से लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमारे पास एग्जांपल है। अब देखो तुम कोई भी एलिमेंट ले लो यस और पी में, देखो इसमें एक ही शेल है और वही इनकम्प्लीट है। इसमें एक ही शेल है, ये इनकम्प्लीट नहीं है। ओके, ये इनकम्प्लीट है, तो ये आ गया तुम्हारा क्या, नॉर्मल एलिमेंट। लिथियम आउटर मोस्ट एक शेल इनकम्प्लीट है, अंदर वाली फुलफिल है, इसमें आउटर मोस्ट एक शेल इनकम्प्लीट है। ओके, क्योंकि इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको फुलफिल होने के लिए या स्टेबल होने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, पी में भी देखो, फ्लोरीन देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 और 2 7 है, ऑक्टेट के लिए 8 चाहिए, मतलब ये भी इनकम्प्लीट है। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनमें लास्ट एक शेल इनकम्प्लीट होती है उनको हम नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं। तो सारे के सारे एस और पी ब्लॉक उसमें आते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। वो क्या है, वो है ये एलिमेंट्स। कहाँ गए, एक तो आता है नियॉन, एक आता है हेलियम, और एक आता है आर्गॉन। ओके, ये रहा आर्गॉन। अगर तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, आर्गॉन में आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन है। जबकि नियॉन में भी तुम देखो आउटर मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल्ड है। जबकि हेलियम छोटा है तो 2 ही चाहिए थे, ड्यूप्लेट चाहिए था, तो ड्यूप्लेट कंप्लीट है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 18वां जो ग्रुप होता है, 18th ग्रुप जो होता है, वो 18th ग्रुप भले ही पी ब्लॉक में बिलोंग करता हो लेकिन वो नॉर्मल एलिमेंट में नहीं आता, उसको हम स्पेशली बोलते हैं 18th ग्रुप जो होता है, उस ग्रुप को एक स्पेशल नाम है, उसको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस। उसके बाद दूसरा टाइप है इसमें जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन, अब ट्रांजिशन एलिमेंट में सारे के सारे डी ब्लॉक्स आते हैं। ओके, एक्सेप्ट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वो होता है 13th ग्रुप। वो क्यों होता है फिर से हम देखेंगे ये। तो सारे के सारे डी ब्लॉक इसमें आते हैं। डेफिनेशन रहेगी, डेफिनेशन क्या होती है इसमें, लास्ट 2 शेल्स इनकम्प्लीट होती है। अब ये बहुत ज्यादा डिटेल में तुमको नहीं है, फिर भी हमारे पास है एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखा हुआ, तो हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ यहाँ पे अब देखो टिटेनियम का एग्जाम्पल है अपने पास। देखो पहली शेल तो कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी कंप्लीट है। तीसरी शेल देखो, तीसरी शेल में अपने रूल के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर रूल देखो तुम तो 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे। ये देखो थर्ड शेल, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, 18। ओके, जबकि इसके पास कितने हैं वो अब हम देखेंगे। यहाँ पे देखो थर्ड शेल में यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, ये 2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, सिर्फ
6 और 2 8 और 2 10 है, 18 चाहिए, मतलब ये इनकम्प्लीट है थर्ड शेल। और फोर्थ में 32 चाहिए, 32 चाहिए, एक्चुअल 2 ही है, मतलब थर्ड भी शेल इनकम्प्लीट है, फोर्थ भी शेल इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ऐसे सारे एलिमेंट आते हैं एक्सेप्ट जिंक। जिंक में फिर ये भरा हुआ होता है, तो जिंक नहीं आता उसमें, तो इसलिए उसको हम नहीं काउंट करते। तो वो अलग थोड़ा सा पार्ट है, उसको अभी ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। 13th ग्रुप में आता है जिंक, इसलिए उसको हम काउंट यहाँ पे, सॉरी 12th ग्रुप में, तो उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करते। जस्ट मैंने यहाँ पे गलती से 13 लिखा आई थिंक, यहाँ पे 12th कर दो। ओके, तो ये है जो कौन से ग्रुप में आएगा, 12th ग्रुप में ये आएगा 12th ग्रुप में। ओके, 12th ग्रुप इसमें नहीं आता। और जो और एक टाइप है उसको बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर। ओके, इसको हम यब ब्लॉक बोलते हैं, यब ब्लॉक वाले सारे इनर ट्रांजिशन होते हैं। इसमें लास्ट 3 शेल्स इनकम्प्लीट होती है, इनमें लास्ट की 3 शेल इनकम्प्लीट होती है, इनकम्प्लीट। ओके, तो ये कैसा होता है, देखो अगर फिर से एग्जांपल ले, हमारे पास है आई थिंक सेरेनियम का एग्जांपल, हाँ यहाँ पे। अब देखो सेरेनियम के एग्जांपल में, पहली शेल कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल तुम देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18, तो ये भी कंप्लीट है। फोर्थ शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 1। फोर्थ शेल में एक्चुअल 32 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे कितने हैं, 2 और 6 8 और 10 18 और एक 19, मतलब फोर्थ शेल में सिर्फ 19 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकम्प्लीट है। फिफ्थ शेल में देखो 2 और 6 8 और एक 9, फिफ्थ शेल में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी इनकम्प्लीट क्योंकि यहाँ पे 50 चाहिए। जबकि सिक्स्थ शेल में तुमको 72 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिक्स्थ शेल भी इनकम्प्लीट है। मतलब यहाँ पे फोर्थ शेल इनकम्प्लीट, फिफ्थ शेल इनकम्प्लीट, सिक्स्थ शेल इनकम्प्लीट, मतलब लास्ट की 3 शेल इनकम्प्लीट है, तो इसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग तुम कुछ भी पीरियोडिक टेबल में पढ़ सकते हो या स्टडी कर सकते हो, या उसके रीजंस तुम्हें मिलेंगे अगर तुम प्रॉपरली उसको ध्यान दो तो। ओके, तो इस तरह से। और पहले ग्रुप आई थिंक हमने ये चीज़ें डिस्कस की, कि पहले ग्रुप को अल्कली मेटल बोला जाता है, फिर भी एक बार लिख देता हूँ मैं अगर बच गई होगी तो, अल्कली मेटल। दूसरे ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। जबकि 17th ग्रुप जो फेमस नाम है वो बता रहा हूँ मैं, हेलोजन। हेलोजन मतलब क्या, हेलो मतलब एसिड, एसिड जो प्रोड्यूस करते हैं वो। और 18th ग्रुप जो है वो है इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। ओके, तो इस तरह से। अब इसके बाद हमको देखना है अब ट्रेंड, जो ट्रेंड इसी के ऊपर डिपेंड है, तो वो अब हम देखेंगे। ओके, ओके, सो इसके बाद जो पॉइंट है वो है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। अब देखो ट्रेंड मतलब पैटर्न होता है। पीरियोडिक टेबल के सारे ट्रेंड, तुमको 4 ट्रेंड दिए हुए हैं, एक तो वैलेंसी है जो हमने अभी पढ़ लिया। ओके, ट्रेंड मतलब क्या, किस तरह से वो चेंज होता है। तो वैलेंसी के बारे में हमने अभी पढ़ा कि अलोंग द पीरियड वैलेंसी इंक्रीज होती है फ्रॉम 1 to 4, देन डिक्रीज फ्रॉम 4 to 0। दूसरा ट्रेंड होता है, और पीरियड में क्या, ग्रुप में क्या होती है, ग्रुप में इट रिमेन्स कांस्टेंट, सेम रहती है या कांस्टेंट रहती है, हम जिसको बोलते हैं। ओके, अब दूसरा ट्रेंड जो है वो एटॉमिक साइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। एटॉमिक साइज के ऊपर ही सारे ट्रेंड डिपेंड है। ओके, जस्ट 5-10 मिनट लगेंगे बट विल फिनिश इट। अब देखो एटॉमिक साइज जो है, वो एटॉमिक साइज हमको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो एटॉमिक साइज जो होती है, देखो एटम तो स्पेरिकल होता है, ये तो हमको मालूम है। तो अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से यहाँ तक का डिस्टेंस, स्पेयर का जो साइज होता है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड है, तो रेडियस है। अब देखो हमने अभी लिखा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, अगर मैं 3 एग्जाम्पल लिखूँ। ओके, तो एटॉमिक साइज रेडियस के ऊपर डिपेंड है, अगर रेडियस बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी, रेडियस कम होगी तो एटॉमिक साइज कम होगी, सिंपल है। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखे तो वो है 1s1, लिथियम का है 1s2 2s1, और सोडियम का है 1s2 2s2 2p6 3s1। मतलब अगर तुम ऑब्जर्व करो कि इनके रेडियस के बारे में, तो तुमको एक चीज पता चलेगी, वो क्या है कि इसका जो साइज है, मान लो ऐसा है, इसका साइज क्या होगा, 2 शेल्स आएंगी इस तरह से, और इसके साइज में 1 2 और 3 शेल्स आएंगी। मतलब नॉर्मल है, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, किसकी रेडियस ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली इसकी रेडियस ज्यादा होगी। अगर रेडियस ज्यादा है तो साइज भी ज्यादा होगी। मतलब मैं इसको R1 R2 R3 मानूं, तो हम क्या बोलेंगे, R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। इसका मतलब साइज भी थर्ड एटम की ज्यादा होगी देन सेकंड एटम देन फर्स्ट एटम। ओके, तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं।
मतलब जब तुम पीरियोडिक टेबल में अलोंग द ग्रुप जाते हो, अलोंग द ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे, तो एटॉमिक साइज क्या होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। इसका एटॉमिक नंबर 1 था, इसका 3 था, इसका 11 था। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है नई शेल में, ये इंपॉर्टेंट है। न्यू शेल, यहाँ पे एक फर्स्ट शेल थी, यहाँ पे सेकंड शेल थी, जबकि यहाँ पे थर्ड शेल थी। ओके, आगे अगर तुम एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड देखो तो क्या होगा? तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो अपने पास कुछ एलिमेंट्स है, जैसा कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गॉन है। अब आर्गॉन यहाँ पे नहीं आता, क्यों नहीं आता मैं बाद में बोलता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8,1। यहाँ पे क्या होगा? 2,8,2। एटॉमिक नंबर तो मालूम है आपको, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, जबकि ये है 18। ओके, एल्यूमिनियम में क्या है? 2,8,3, सिलिकॉन 2,8,4, फास्फोरस 2,8,5, सल्फर 2,8,6, क्लोरीन 2,8,7 और आर्गॉन होता है 2,8,8। अब तुम देखो, इसमें थर्ड शेल है, इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड शेल है, इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड, थर्ड शेल और थर्ड शेल। जैसा पिछली केस में हो रहा था कि शेल बढ़ रही थी, पहले में एक शेल थी, फिर दो शेल हुई, तीसरी। यहाँ पे वैसा नहीं है, शेल तो कॉमन ही रह रही, मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो नहीं, एक चीज तो क्लियर हो गई। तो फिर एटॉमिक साइज सेम रहनी चाहिए, लेकिन नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? उसका रीजन है, देखो। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब तुम लेफ्ट टू राइट मूव करते हो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में। मतलब जब तुम इधर से उधर जाते हो तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो देखो मैं अगर निकालना चाहूँ, अब इमेजिन करो कि ये थोड़े से ये है। ओके, एक्चुअल तो सेम ही रहनी चाहिए, लेकिन नहीं रहती, बढ़ती तो नहीं, वो तो कंफर्म हुआ क्योंकि शेल सेम है, तीन ही शेल है। ओके, तो अब इसमें क्या होगा? ये मान लो ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड शेल। दूसरे एटम में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल, इसमें 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 भी फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल। अब इमेजिन करो कि ये कम हो रहा है। ओके, मैंने ट्राई किया है छोटे छोटे निकालने के लिए, बट ओके। तो अब यहाँ पे देखो, इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने एक प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है? 12। इसके अंदर कितने हैं? 13। इसके अंदर कितने हैं? 14। इसके अंदर कितने हैं? 15। इसके अंदर कितने हैं? 16। जबकि अगर मैं लास्ट वाला निकालना ट्राई करूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके अंदर कितने हैं? 17 प्रोटॉन है। तो देखो, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन होते हैं जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या जेड हम बोलेंगे। जेड मतलब क्या? चार्ज ऑन न्यूक्लियस और न्यूक्लियर चार्ज। तो जितने प्रोटॉन ज्यादा उतना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो है उनको पकड़ के अंदर खींचेगा। अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अंदर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन है शेल के अंदर, तो शेल भी आएगी। यहाँ पे खींचने वाले कितने हैं? 17 प्रोटॉन है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 14, 13, 12, 11। मतलब यहाँ पे अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है तो वो ज्यादा अंदर खींचेगा, और इसलिए एटम की साइज छोटी हो जाएगी। मतलब जब तुम लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो एटम की साइज क्या होने लगती है? कम होने लगती है। यही चीज हमको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। फिर से एक बार देखो, जब तुम ऊपर से नीचे आते हो, और ये हर पीरियड के लिए और हर ग्रुप के लिए, तुमने एक ग्रुप का लिख लिया तो सारे ग्रुप का समझा, वैसे ही होता है। और एक पीरियड का समझा तो वही सारे पीरियड्स में होता है। तो देखो, एक ग्रुप में क्या हुआ? ऊपर से नीचे आए तो शेल बढ़े, शेल बढ़ी तो एटॉमिक साइज बढ़ी। जबकि तुम अगर पीरियड में जाते हो तो पीरियड में शेल नहीं बढ़ती तो साइज बढ़ेगी नहीं, उतनी ही रहनी चाहिए थी, लेकिन उतनी भी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन बढ़ते हैं, प्रोटॉन बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर की पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ती है, और इस वजह से ये चीजें एटॉमिक साइज के बारे में समझ में आएंगी। मतलब एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट कम होती है, जबकि टॉप टू बॉटम बढ़ती है। अब अगर कहीं तुमको ये पूछा गया कि एटॉमिक साइज बताओ पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी किसी, तो देखो ये पीरियोडिक टेबल है, मान लो इधर से इधर साइज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और ऊपर से नीचे साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मतलब इधर से इधर डिक्रीज हो रही है, मतलब ये सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ी जिसकी साइज है वो ये हुआ। लेकिन इसमें भी साइज नीचे जाते हो तो बढ़ रही है, मतलब आखिर में जो एलिमेंट है उसकी साइज सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? सीजियम की। ओके, क्योंकि कौन कौन आते हैं पहले ग्रुप में? हाइड्रोजन,
लिथियम, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। आखिर का एलिमेंट फ्रांसियम होता है, लेकिन फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं होता। सीजियम जो है वो अवेलेबल है, और वो सबसे ज्यादा बड़ी एटॉमिक साइज का एलिमेंट अपने पास है। ओके। और जब हम साइज छोटे वाली की बात करेंगे तो हाइड्रोजन आता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज रह गई, हमने इनर्ट गैसेस का क्यों नहीं लिया? तो देखो, इनर्ट गैस जो होते हैं ना, वो है ही इनर्ट, मतलब वो रिएक्ट नहीं करते। तो रिएक्ट नहीं करते इसलिए वो अकेले रहते हैं, और इसमें एक अलग तरह की ये होती है जिसको हम बोलते हैं वंडरवॉल्स फोर्स या वंडरवॉल्स अट्रैक्शन। तो वंडरवॉल अट्रैक्शन होने की वजह से इसकी साइज थोड़ी ज्यादा होती है, ये क्लोरीन के पहले आ जाता है। ओके। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है जो तुम हायर क्लास में पढ़ोगे 11 12 में, अभी उसकी जरूरत नहीं है। ओके। अब दूसरा ट्रेंड हम देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मेटेलिक कैरेक्टर। ओके। अब देखो, मैंने जैसा बोला, दोनों ही साइज के ऊपर ही डिपेंड है, मेटेलिक कैरेक्टर या मेटेलिक नेचर बोलेंगे। ओके, मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखो, मेटेलिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है, मेटल किसे बोलते हैं? अब ये नहीं बोलना कि मैलेबल, डक्टाइल, वो लोअर क्लास के हो गए, अब 10th में आए हो। तो मेटेलिक कैरेक्टर मतलब द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ध्यान में रखो, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ए मेटेलिक कैरेक्टर। अब ध्यान दो, अब सिंपल है, जैसा हमने अभी बात की कि पीरियोडिक टेबल में, मैं अब लिखाता हूँ, मान लो ये पीरियोडिक टेबल है इस तरह। जब तुम इधर से इधर जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या हो रही थी? कम हो रही थी, बराबर है, इस तरह से। जबकि ऊपर से नीचे आते हो तो एटॉमिक साइज क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है, लाइक दिस। अब तुम ये बोलो कि इलेक्ट्रॉन निकालना है तुमको, आउटर मोस्ट, यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान कहाँ का है? वहां का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा जहां पे वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है तो उसके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा। ओके। जबकि इसमें अट्रैक्शन थोड़ा कम है, इसमें कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन है, यहाँ पे अट्रैक्शन थोड़ा कम कम होते जाता है। ओके। इसलिए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट आते हो तो। जबकि ऊपर से नीचे आते हो, जैसा मान लो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही शेल है, ये उसके बाद वाला लिथियम है, तो लिथियम में दो शेल है, तुमको यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये तुम्हारा सोडियम है, तो सोडियम में इतनी शेल है। ओके। अब देखो, यहाँ पे इनके बीच में अट्रैक्शन है, यहाँ पे इनके बीच में अट्रैक्शन है, लेकिन इनके बीच में ये आ गया, इसको हम स्क्रीन या शील्ड बोलते हैं, मतलब इसमें डिस्टर्बेंस आ गया। जबकि इसमें इनके बीच में अट्रैक्शन है, लेकिन इसके बीच में दो बार डिस्टर्बेंस आ गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अट्रैक्शन बहुत वीक है इसके बीच में, तो इसको निकालना कंपैरेटिवली आसान है। मतलब ये साइज क्या है? अगर साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, मतलब उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। जबकि अगर साइज उसकी कम है तो जितनी साइज कम, उतना वो इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट होगा, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, वो डिफिकल्ट बन जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं करेगा। तो यही है, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, क्यों? क्योंकि साइज छोटी होती है। जबकि ऊपर से नीचे आते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब साइज ज्यादा तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, साइज कम तो मेटेलिक कैरेक्टर कम। ओके। तो इस तरह से मान लो तुमको एग्जाम में क्या देंगे, एग्जाम में तुमको ये देंगे कि मान लो तुमको ये पूछ सकते हैं कि दो एलिमेंट है, नाइट्रोजन, दो एलिमेंट है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बोलेंगे किसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है? तो देखो, साइज नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जब तुम इधर से इधर जाते हो तो साइज क्या हो रही है? कम हो रही है। साइज कम हो रही है मतलब ऑक्सीजन छोटा है, नाइट्रोजन बड़ा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इसका ज्यादा। ऊपर से नीचे मान लो तुमको पूछा ऑक्सीजन सल्फर में किसका ज्यादा है, तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ती है, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर इसका ज्यादा। ओके, इतना आसान है। अब एक प्रॉपर्टी बची आखिरी वाली, वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो इसके एकदम उल्टा है। मेटेलिक कैरेक्टर आ गया तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो, एज द ट्रेंड इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यही चीज है यहाँ पे दी हुई। एज द ट्रेंड इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शोज नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड। अब ये हमारा पीरियोडिक टेबल था इस तरह से। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो तुम्हारे साइज के ऊपर डिपेंड होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब क्या? दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचना खुद की तरफ। तो देखो, दो एटम है, एक इतना है, एक इतना है। ओके, एक साइज में छोटा है, एक साइज में बड़ा है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन खींचने हैं उसको, मान लो। ओके, बाहर के इलेक्ट्रॉन उसको खींचने हैं, तो कौन सा एटम इजीली उसको खींचेगा? ओके, तो वो एटम खींचेगा जिसकी साइज छोटी है। ये देखो, एक एटम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जबकि एक एटम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, इसकी साइज छोटी है तो न्यूक्लियस
और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम तो अट्रैक्शन ज्यादा, जबकि इस बीच में अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे शेल्स आ जाती है बीच में। ओके, तो इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो सिर्फ तुमको इतना ध्यान में रखना है कि मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक दूसरे का अपोजिट है। तो जैसे साइज ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, वैसे साइज कम, सॉरी साइज ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, तो यहाँ पे उल्टा है, साइज कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा। इसलिए पीरियोडिक टेबल में तुम अगर पीरियोडिक टेबल देखो तो इधर से इधर जाते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बोला जाता है। और ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। इसलिए मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है पीरियोडिक टेबल में, तो वो है फ्लोरीन। और मोस्ट लेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, तो वो है सीजियम, जो हमने ऑलरेडी। तो ये पूरा डाटा है इस टॉपिक में जितने भी है। आई होप ये चीजें आपको कहीं ना कहीं मदद करेगी। थैंक यू।